आइए आज हम स्टडी करेंगे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो बोलेंगे द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसी को शार्ट में वैलेंस का वी, सेल का एस, इलेक्ट्रॉन का ई, पेयर का पी, रिपल्सन का आर ले लिया गया तो वेस्पर थ्योरी बन गया। तो हम अध्ययन करेंगे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि जैसा पहले बताया गया है, लुईस अवधारणा अणुओं की आकृति की व्याख्या में असमर्थ है। जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो लुईस अवधारणा है उसमें जो अणुओं की आकृति है, संरचना तो बताई जा सकती है लेकिन आकृति कैसी है ये बताने में लुईस संरचना असमर्थ है। अब देखिए VSEPR सिद्धांत, इसी का शॉर्ट फॉर्म जैसा हमने अंग्रेजी में आपको बताया कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, तो उसी को शॉर्ट में कह रहा है कि VSEPR सिद्धांत सहसंयोजी आकृति को समझने के लिए एक सरल कार्यविधि उपलब्ध कराता है। तो कुल मिलाकर सहसंयोजी आकृति है जो है, सहसंयोजी बंध जो है उनके द्वारा जो परमाणु की आकृति है या परमाणु नहीं अणुओं की जो आकृति है उसको समझाने में ये बहुत सरलता से मतलब उसको समझा देता है। यह विधि सर्वप्रथम सन 1940 में सिजिविक तथा पॉवेल ने परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर प्रतिपादित की थी। तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ तक हमने अंडरलाइन कर लिया। अब इसके आगे देखिए, कह रहा है कि इस विधि को नाइहोम तथा गिलेप्सी ने सन 1957 में और अधिक विकसित तथा संशोधित किया। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ तक हमने अंडरलाइन कर लिया। अब देखिए VSEPR सिद्धांत की मूल धारणाएं क्या है। तो VSEPR सिद्धांत में क्या है कि जो सहसंयोजी बंध से जो अणुओं की आकृति है बनती है उसको समझने में बहुत सरलता होती है इस विधि का उपयोग करके। इसको सिजिविक तथा पॉवेल ने परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर प्रतिपादित किया था कि परमाणुओं के बीच जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच जो प्रतिकर्षण होता है तो उसके आधार पर इसको समझने का प्रयास किया सिडविक और पॉवेल नामक वैज्ञानिक ने, और बाद में इसको नाइहोम तथा गिलेप्सी नाम के साइंटिस्ट ने और अधिक विकसित तथा संशोधित किया। तो इसको देखते हैं कि VSEPR सिद्धांत की मूल धारणाएं क्या है। तो देखिए सबसे पहली धारणा क्या है। कह रहा है अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्मों यानी संयोजित तथा असंयोजित की संख्या पर निर्भर करती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अणु की आकृति है तो केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्मों, और ब्रैकेट में देखिए लिखा है संयोजी अथवा असंयोजी। तो या तो संयोजी को ले ले या असंयोजी, तो उनकी संख्या पर निर्भर करती है। जैसे संयोजी को लेंगे तो फिर संयोजी को ही मान के पूरी जो है सिद्धांत की व्याख्या समझेंगे, और अगर असंयोजित ले रहे हैं जो पेयर्ड नहीं है तो जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, अगर उनको लेंगे तो फिर उन्हीं के आधार पर पूरी व्याख्या करेंगे। तो कह रहा है कि संयोजित अथवा असंयोजित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करेगी केंद्रीय परमाणु के आसपास। ध्यान दीजिए दूसरा क्या कह रहा है कि केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए संयोजकता कोष की बात कर रहा है यानी बाहरी कोष जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच आबंध बनाने में सहयोग करता है।
तो संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन समान आवेश के हैं, ऋण ऋण चार्ज रखते हैं, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो वही कह रहा है कि केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन अभ्र पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन अभ्र मतलब केंद्रक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक घने बादल की तरह रहते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन अभ्र कह रहा है। अभ्र मतलब बादल, बादल को इंग्लिश में क्लाउड कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण कम हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं, तो त्रिविम में यानी 3 डायमेंशन में यानी खाली जगह में इस प्रकार से संयोजित होने का प्रयास करते हैं कि उनमें कम से कम प्रतिकर्षण हो। इस स्थिति को उनके मध्य अधिकतम दूरी होती है। तो इस स्थिति में उनके बीच अधिकतम दूरी होगी, तो जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना प्रतिकर्षण कम होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि संयोजकता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। गोले को अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं, तो गोलीय को स्फेरिकल लिख रहा है। तो वही कह रहा है कि संयोजकता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय यानी स्फेरिकल सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो जो पॉइंट ये कह रहा है उसी को यहाँ कहा गया है, बस फर्क इतना है कि इसमें आकृति नहीं बताई गई, इसमें बता दिया है कि संयोजकता कोष गोले के रूप में माना जाता है। होता है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन हम मानेंगे। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा इस बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। तो फिर से समझिए, बहुआबंध का मतलब मल्टीपल बॉन्ड, मतलब एक से ज्यादा संख्या उस बंध की हो, तो को कह रहा है। तो बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा इस बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। तो कहने का मतलब कि जो बहुआबंध है उसमें जो एक बंध है उसको सिंगल बॉन्ड पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन को एक युग्म कह सकता है, क्योंकि युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन का है या एक इलेक्ट्रॉन युग्म का है, क्योंकि युग्म का मतलब जोड़ा है। तो वही कह रहा है कि बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, अब एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म एक बंध का हो गया, बाकी जो बचे तो उसमें कह रहा है कि बहुआबंध में जो बचे 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म कहा जाता है, उनको एकल सुपर युग्म कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये 3 बंध हैं, 1 2 3 बंध, तो ये एक एकल युग्म हो गया और ये 2 हो गए जो हमारे ये 2 हैं, ये एक, इनमें एक ये एकल सुपर युग्म हो जाएगा, एक ये एकल सुपर युग्म। तो 2 हो या 3 हो या जैसे भी हो, तो उनको कह रहा है। तो वही कह रहा है कि इस बहुआबंध में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। तो एक को एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा और जो 2-3 होंगे उनको एकल सुपर युग्म के रूप में समझा जाता है। यदि अणु 2 को 2 या अधिक अनुनाद संरचनाओं द्वारा दर्शाया जा सके तो इस स्थिति में VSEPR मॉडल ऐसी प्रत्येक संरचना पर लागू होता है। तो अगर हम उसको रिजोनेंट स्ट्रक्चर बनाए, किसी आकृति का अनुनादी संरचनाएं बनाए, तो जितनी भी अनुनादी संरचनाएं होंगी ये VSEPR मॉडल प्रत्येक संरचना पर लागू होगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं निम्नलिखित क्रम में घटती हैं। तो जो प्रतिकर्षण की जो प्रक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, रिपल्सन का जो इंटरेक्शन होता है, रिपल्सन की जो क्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से घटती हैं। तो देखिए, एकाकी युग्म यानी
एकाकी युग्म के बीच जो होगा वो पहले एकाकी युग्म की सबसे ज़्यादा होंगी, फिर एकाकी युग्म आबंधी युग्म इसकी होगी, फिर क्रम से आबंधी युग्म की होगी। कहने का मतलब ये है कि एकाकी युग्म मतलब जो इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाए हैं उनको एकाकी युग्म मतलब वो अकेला होगा तो एकाकी युग्म कह रहा है। इसी को अंग्रेजी में लोन पेयर कहते हैं। देखिए ब्रैकेट में लिख दिया एलपी का मतलब लोन पेयर। और तो लोन के पेयर के बीच सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच हो गया। देखिए एलपी गलत लिखा है, यहाँ बीपी होना चाहिए बॉन्ड पेयर। तो एकाकी युग्म मतलब लोन पेयर मतलब जो ऊपर बिना बंध बनाए इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एकाकी युग्म यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य, फिर उससे भी कम प्रतिकर्षण होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के में मध्य यानी आबंध युग्म और आबंध युग्म के। तो कहने का मतलब यह है कि जो आबंध में बंध जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बंध बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो उनमें प्रतिकर्षण कम होता है। तो बिना बंध वाले में सबसे ज़्यादा, फिर बिना बंध और बंध वाले में, और बंध वाले में सबसे कम होता है। तो लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच उससे कम प्रतिकर्षण होगा, और बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे ध्यान देना, देखिए लोन पेयर लिख गया है एलपी, इसको बीपी कर लीजिए। आबंधी युग्म कह रहा है तो बीपी होगा। तो इन बातों को हमें ध्यान देना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि नाइहोम तथा गिलेप्सी ने इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों तथा आबंधी युग्मों के महत्वपूर्ण अंतरों की व्याख्या करते हुए VSEPR मॉडल में सुधार किया। तो इसी बात की इन्होंने व्याख्या की कि जो इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाए हुए हैं, तो उनके बीच जो महत्वपूर्ण अंतर है उनकी व्याख्या की। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु पर स्थानगत यानी लोकलाइज होते हैं। तो फिर से देखते हैं कि नाइहोम तथा गिलेप्सी ने इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों तथा आबंधी युग्मों के महत्वपूर्ण अंतरों की व्याख्या करते हुए VSEPR मॉडल में सुधार किया। तो कुल मिला के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो थे इलेक्ट्रॉनों के, मतलब जो बिना बंध वाले इलेक्ट्रॉन थे और जो बंध बनाए वो इलेक्ट्रॉन, तो उनके मुख्य अंतरों की व्याख्या करते हुए VSEPR मॉडल में सुधार किया नाइहोम और गिलेप्सी ने। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बिना बंध वाले इलेक्ट्रॉन है, केंद्रीय परमाणु पर स्थानगत यानी लोकलाइज होते हैं, यानी एक ही स्थान पर बने रहते हैं, जबकि प्रत्येक आबंधी युग्म दो परमाणुओं के बीच सहभाजित होता है। जबकि जो बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो दो परमाणुओं के बीच सहभाजित मतलब बराबर बराबर विभाजित होता है, यानी दो परमाणुओं के बीच बराबर का सहयोग होता है। अतः किसी अणु में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा एकाकी युग्म अधिक स्थान घेरते हैं। अतः किसी अणु में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा एकाकी युग्म अधिक स्थान घेरते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा जो बिना बंध बनाए वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा स्थान घेरते हैं, क्योंकि बंध वाला तो सीमित हो गया, बंध बना लिया, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर ज़्यादा स्थान घेरते हैं। इसके फलस्वरूप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच एकाकी युग्म आबंधी युग्म तथा आबंधी युग्म की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण होता है। तो वही बताने का प्रयास कर रहा है। तो यही कारण है कि चूंकि आबंधी युग्म की अपेक्षा एकाकी युग्म जो है यानी इलेक्ट्रॉन जो बंध नहीं बनाए हैं वो ज़्यादा स्थान घेरते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि एकाकी युग्मों के बीच एकाकी युग्म आबंधी युग्म तथा आबंधी युग्म की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पीछे पढ़ा था कि एकाकी युग्म के बीच ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है एकाकी युग्म आबंधी युग्म के बीच की तुलना में,
और आबंधी युग्म में सबसे कम प्रतिकर्षण होता है इन दोनों की तुलना में। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके बीच ज़्यादा प्रतिकर्षण है और जो बंधे हुए हैं उनके बीच कम प्रतिकर्षण। इन प्रतिकर्षण प्रभावों के कारण अणु की संभावित आकृति में भिन्नता होती है तथा अणु के आबंध कोणों में भी अंतर आ जाता है। तो इसी का कारण है कि अणु की संभावित आकृति में विभिन्नता आ जाती है, अलग अलग हो जाती है तथा अणु के आबंध कोणों में भी अंतर आ जाता है। VSEPR मॉडल की सहायता से अणुओं की ज्यामितीय आकृतियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए अणुओं को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। तो ज्यामितीय आकृति को अगर हमें बताना है तो अणु को दो प्रकार से बांटा गया इस सिद्धांत के हिसाब से। पहले कौन से हैं? वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी युग्म उपस्थित नहीं होता, यानी कोई भी लोन पेयर केंद्रीय परमाणु पे ना हो, वो वाले अणु। और दूसरे कौन से हैं? वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी युग्म यानी लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो सारणी 4.6 में एकाकी युग्म रहित केंद्रीय परमाणु ए के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था तथा AB प्रकार के कुछ अणुओं अथवा आयनों की ज्यामितीय आकृतियां दर्शाई गई हैं। और सारणी 4.7 में कुछ उन सरल अणुओं तथा आयनों की ज्यामिति दी गई है जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं। सारणी 4.8 अणुओं की ज्यामिति में विरूपण यानी डिस्टॉर्जन की व्याख्या करती है। डिस्टॉर्जन का मतलब उनकी आकृति जो बिगड़ गई है, विरूपण का मतलब बिगड़ी हुई आकृति एक तरह से। वो क्यों बिगड़ी है उसका हम कारण भी बताएंगे। तो 4.6, 4.7 और 4.8 ये सारणियां दी गई हैं। अभी हम इनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसा कि सारणी 4.6 में दर्शाया है कि AB2, AB3, AB4, AB5 तथा AB6 प्रकार के अणुओं यौगिक के अणुओं में केंद्रीय परमाणु O, A मतलब जो A है ये केंद्रीय परमाणु है, बाकी B जो है बाहर वाले टर्मिनल परमाणु है। हाँ, तो वही कह रहा है कि प्रकार के यौगिकों के अणुओं में केंद्रीय परमाणु A की चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा B परमाणुओं की व्याख्या क्रमशः इस प्रकार है। तो AB2 है तो इसमें कह रहा है ये रैखिक होगा। AB3 है तो B2 से समझिए B2 2 है तो एक बिंदु यहाँ बनाया जाए, एक बिंदु यहाँ, उसको मिलाएंगे तो एक रेखा ही बनेगी। तो ये देखिए रैखिक है। इसके बाद AB3 है तो B3 है 3 है तो 3 बिंदु बनाएंगे। अगर एक ही सरल रेखा में ना हो 3 बिंदु, उनको मिला दिया जाए तो त्रिकोण बन जाएगा। तो त्रिकोण और ये पूरा जैसे कागज में बनाए तो समतल रहेगा तो त्रिकोणीय समतल। इसी प्रकार AB4 4 है तो 4 में चतुष्फलकी हो गया देखिए। इसी प्रकार AB5 में क्या है कि 3 जो है B के 3 ऐसे बनेंगे जो एक सरल रेखा में ना हो तो त्रिकोण बना लेंगे। अब बचे 2, 3 तो बिंदु बना लिए, बचे 2 तो एक ऊपर रख दिया गया एक नीचे। अब उनको किनारों से ऐसे ऐसे मिला दिया गया तो देखिए त्रिफलकीय द्विपिरामिडीय बन गया। यानी 3 तो फलक हो गए, देखिए बना के बता दे रहे हैं। ये हो गया तो एक अणु यहाँ पे हो गया, B का एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया तो 3 हो गए। अब एक इसके ऊपर हो गया, ऊपर को हमने ऐसे बना दिया, और एक इसके नीचे हो गया, नीचे को हमने ऐसे बना दिया कि ये नीचे है कागज के अंदर की तरफ, ये ऊपर है कागज के ऊपर की तरफ। अब इनको अगर ऐसे मिला दिया जाए इस प्रकार से, इस प्रकार से, इसी प्रकार ये नीचे वाले को इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से मिला दिया जाए तो देखिए 3 तो ये हो गए तो त्रिकोणीय हो गया, और एक फलक ऊपर है देखिए ये, और एक फलक ये नीचे, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, 2 पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर हुआ एक नीचे, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड हुआ। अब AB6 वाले में क्या है देखिए, AB6 वाले में त्रिफलकीय द्विपिरामिडीय तथा अष्टफलकीय, AB6 में
ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, 8 फलक हो जाएंगे। तो 8 फलक कैसे बनेंगे अभी नीचे जब हम चित्र देखेंगे तो उसमें अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो 6 वाले में 8 फलक बनेंगे। 8 कैसे बनेंगे कि 3 ऊपर रहेंगे तो त्रिकोणी बन गया, 3 नीचे रहेंगे त्रिकोण। अब इन त्रिकोण को बना के सबको ऐसे ऐसे ऊपर वाले त्रिकोण नीचे वाले त्रिकोण को मिला देंगे तो अष्टफलकीय बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनेगा, अभी नीचे व्याख्या करेंगे। तो इस प्रकार से संरचनाएं बनेगी। इसी प्रकार की ज्यामिति BF3। अब देखिए जैसे BF3 है हमारा, तो इसको पूरा अंडरलाइन कर लें। अब देखिए जो भी ये AB करके लिख के बताया है उसी प्रकार के सेम जो हमारे परमाणु हैं उनकी व्याख्या करेंगे। जैसे BF3 तो AB3 टाइप इसकी संरचना रहेगी। तो AB3 में क्या संरचना है, त्रिकोणीय, ये त्रिकोणीय समतली। इसी प्रकार ये देखिए CH4 AB4 टाइप है, PCl5 AB5 टाइप है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर संरचना बताई गई है तो यहाँ भी उनकी संरचना बन जाएगी। इन अणुओं की ज्यामितियों को गेंद डंडी यानी बॉल स्टिक मॉडलों द्वारा नीचे प्रदर्शित किया गया है। तो बाल डंडी यानी बॉल स्टिक द्वारा, स्टिक का मतलब लकड़ी की छड़ जैसे, बाल का मतलब गेंद, तो इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो देखिए बिना एकाकी युग्म वाले केंद्रीय परमाणुयुक्त अणुओं की आकृतियां। अब इनमें कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है जो यहाँ पर स्वतंत्र रहे, सब बंद बनाए हुए। तो देखिए अगर BCl2 है तो Cl2 मैंने बताया था AB2 जैसे 2 है तो सरल रेखा होगी। BF3 है तो देखिए 3 120 120 120 तो त्रिकोणीय समतलीय हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर CH4 है तो चतुष्फलकीय हो गया, चतुष्फलकीय 1 2 3 4 फलक बनेंगे। इसी प्रकार ये देखिए PCl5 है तो यहाँ पर ये 120 डिग्री का कोण है और ये 90 डिग्री का, मतलब ये इधर है तो ये बाहर की तरफ है। इनमें से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर देखिए और ये आपस में 120 डिग्री के कोण पे है। तो इसीलिए इसका त्रिफलकीय द्विपिरामिडीय आकृति होगी। तो ये संरचनाएं हमको दिखाई गई हैं। अब देखिए संरचनाएं बनी कैसी हैं, कैसे हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जो भी सारणी आज देख रहे हैं तो इसको पहले समझ लें। तो देखिए एकाकी युग्म रहित केंद्रित परमाणु युक्त अणुओं की ज्यामिति। तो ये उन अणुओं को यहाँ पर सिर्फ रखा गया है जिनमें स्वतंत्र कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी लोन पेयर नहीं है, सब बंध बनाए वाले इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पर बंध बनाए इलेक्ट्रॉन है तो ये A है केंद्रीय परमाणु, यहाँ पर बंध बनाए इलेक्ट्रॉन है जैसे AB2 टाइप। तो एक B इधर हो जाएगा, एक B इधर हो जाएगा। केंद्रीय परमाणु हमारा A है तो ये सरल रेखा हो गई, तो सरल रेखा ही होगा। उदाहरण में देखा जाए तो HgCl2 और BCl2 है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए AB3 टाइप है तो A यहाँ हो गया, B एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। अब इसको ऐसे बनाए मिलाएंगे तो ये त्रिकोणीय हो जाएगा। और चूंकि कागज के पृष्ठ पर बना है और कागज का पृष्ठ समतल है तो त्रिकोणीय समतलीय हो जाएगा। BF3 इसका उदाहरण है। यहाँ पर देखिए बताया है कि ये सब एंगल जो है, चूंकि त्रिकोण में पूरे एंगल यहाँ पर जो है ये 120 है, ये भी 120, ये भी 120, तो त्रिकोण में ये 60 हो जाएगा, ये 60, ये 60, तो ये 120 हो गए, 120 120। इस तरह त्रिकोणीय समतली बनेगा। आगे देखते हैं, ये देखिए AB4 टाइप है तो यही देखिए हमने बताया था। तो AB4 टाइप जब बनाएंगे तो A अंदर रहेगा, एक B यहाँ हो गया, एक B यहाँ, एक B यहाँ और एक B यहाँ। तो यहाँ पर देखिए 3 B एक समतल में है तो देखिए ऐसे मिला दिया गया। और ये ऊपर जो है एक B है तो ये फलक ऐसे मिल गए इस प्रकार से। ये यहाँ पर ऊपर है तो सब किनारों को इस तरह से मिला दिया गया, एक तरह से सब किनारों को मिला दिया गया। तो देखिए जब सब किनारों को मिला देंगे
तो चूंकि ये तीन एक समतल में है और ये तीनों को ऊपर से यहाँ से मिला दिया गया, तो हमारे पास तीन फलक यहाँ पर बन जाएंगे, तीन फलक बनेंगे। ये भी तीन फलक ऊपर, अगर आप ऐसे बना के देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक तीन फलक ऊपर हो जाएंगे, एक नीचे। फलक का मतलब पृष्ठ, जैसे ये है तो ये पूरा एक फलक है, इसके पीछे भी एक फलक होगा। जैसे माचिस देखिए तो ऊपर वाला एक फलक है, नीचे वाला एक फलक, अगल वाला एक फलक है, इधर वाला भी एक फलक है। एक हमारे सामने फलक है, एक पीछे की तरफ फलक है। अगर माचिस में देखें तो माचिस में कितने फलक हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे दो, एक अगल एक बगल चार, एक हमारी तरफ एक पीछे की तरफ छः, तो 6 फलक होंगे। तो इसी प्रकार इसमें गिना जाए तो 1 2 3, 3 अणुओं की वजह से 3 फलक ऊपर होंगे, एक नीचे, तो 4 हो जाएंगे। इसलिए चतुष्फलकीय CH4NH4+ इसका उदाहरण है। इसी प्रकार देखिए AB5 टाइप हो गया, 1 2 3 4 5, तो AB5 टाइप हो गया। तो यहाँ पर त्रिकोणीय द्विपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे रहेंगे, ये देखिए एक केंद्र में है तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये जो बना है देखिए त्रिकोण, ये त्रिकोण है। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये इस प्रकार से त्रिकोण बनेगा। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक फलक ये देखिए ऐसे बन गया, एक फलक ये। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये एक त्रिकोण बन गया, तो त्रिकोणी हो गया। एक फलक ये ऊपर हो गया, एक फलक नीचे, तो ये नहीं, एक फलक नहीं, एक ये पूरा पिरामिड ऊपर हो गया, एक ये पूरा पिरामिड नीचे हो गया। तो कुल मिला करके त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो गया। एक ये त्रिकोण बन गया और एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं AB6 टाइप। तो AB6 टाइप जब होगा तो एक केंद्र में होगा, और यहाँ पर देखिए एक त्रिकोण ऐसे बनाया है और एक त्रिकोण ऐसे बनाया है। तो ये एक त्रिकोण ऐसे बन गया, एक त्रिकोण ये ऐसे बन गया। तो यहाँ पर देखिए क्या स्थिति बन रही है कि सबसे पहले तो देखिए ये 4 फलक बना दिए, एक ये बना दिया वर्गाकार समांतर चतुर्भुज एक तरह से, तो ये ऐसे बना दिया। अब इसके ऊपर एक फलक ये हो गया और एक फलक है, वो एक 3 होता तो पिरामिड होता, लेकिन ये 4 है, तो 4 फलक वाला एक तरह से एक पिरामिड है। 1 2 3 और एक उस साइड होगा, तो 4 फलक ऊपर हो गए, 4 फलक नीचे हो गए। ये तो बंद हो गए, ये जो फलक है तो अष्टफलकीय हो गया। ये समांतर चतुर्भुज है। अब नीचे चारों किनारों को मिला दिया गया है चोटी पे, और ऊपर चारों किनारों को मिला दिया गया है चोटी पे, तो एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये, एक फलक इसके बगल में, तो 4 फलक ऊपर, 4 फलक नीचे, तो अष्टफलकीय हो गया। तो SF6 हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है कि कुछ सरल अणुओं आयनों की आकृतियां ज्यामिति जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित। अब देखिए, अब हम इस यहाँ पर जितने भी होंगे अब लिए जा रहे हैं उदाहरण, उनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर होंगे। एक हो सकते हैं, एक जोड़ एक हो सकता है, या एक से अधिक हो सकते हैं। एक युग्म की बात हो रही है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या यूं कहें कि एक पेयर होंगे यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म, या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों अलग बातें हैं। युग्म का मतलब जोड़ा, जब हम एक इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो अकेला होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन उसका मतलब होगा। तो इसको समझना। तो ये जो भी है, तो इसकी व्याख्या अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक, और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से समझते जाएंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।